नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों मैं महेंद्र चौधरी आप सभी साथियों का पुणे उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपन जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है राजस्थान का इतिहास। अपना जो विषय है मित्रों, उस विषय का नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास। और इस राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास विषय से परीक्षा में बनते हैं उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं। इतिहास, राजस्थान के इतिहास की आज नए सिरे से बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। सभी साथी मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा के बड़े मस्ती से इस इतिहास के क्लास का आनंद लीजिए। दोस्तों अगर आनंद से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास जो है पूरा का पूरा दिमाग में सेव हो जाएगा। दोस्तों ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों देखिएगा, जो राजस्थान का इतिहास है, इस राजस्थान के इतिहास में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं, अपने सिलेबस में क्या है और अपने सिलेबस में क्या नहीं है, पहले तो इन बिंदुओं पर अपने को जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों राजस्थान की किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा जहां पर राजस्थान के इतिहास विषय सिलेबस में है मित्रों, वहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में पहला प्रश्न जो बनता है इतिहास के सामान्य परिचय से बनता है। इतिहास का सामान्य परिचय तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ही क्या? इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। दोस्तों क्या है इतिहास का सामान्य परिचय? यानी इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास शब्द की परिभाषा, इतिहास का विकास कैसे हुआ, इतिहास का जनक कौन है, इतिहास का पितामह कौन है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर अपन कोई सा भी इतिहास पढ़े, चाहे भारत का इतिहास पढ़े, चाहे राजस्थान का इतिहास पढ़े, इतिहास शब्द के बारे में ध्यान रखिएगा। जो इतिहास शब्द है, इस इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है ये दोस्तों ग्रीक भाषा के उत्पत्ति जो हुई है, ये बताइए कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से मानी जाती। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री ते तलवार वाला, हिस्ट्री शब्द से मानी जाती। अब मित्रों जो हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है तो इस हिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? इतिहास का जन्म या इतिहास को अपन इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास शब्द का जो जन्म हुआ है हिस्ट्री से हुआ है। इसी हिस्ट्री से कौन सा शब्द बन गया था? हिस्ट्री शब्द बन गया था। लेकिन इस इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ होता है मित्रों बुनना। बताओ अर्थ क्या होता है? बुनना। बुनना के अलावा जोड़ना। बताइए बुनना के अलावा क्या होता है? जोड़ना। यानी इतिहास शब्द का जन्म होता है ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से। इसी हिस्ट्री शब्द से धीरे धीरे हिस्ट्री शब्द बना और हिस्ट्री को ही बताइए क्या कहा जाता है? इतिहास। इतिहास का अर्थ हो गया बुनना अथवा जोड़ना। बुनना अथवा जोड़ना का अभिप्राय होता है मित्रों ऐतिहासिक जो भी प्रमाणिक घटनाएं घटी है उनको जोड़ते हुए क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही इतिहास कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से कैसे गुरुजी बताइएगा? मान लीजिए कोई घटना 560 ईस्वी में हुई है, कोई घटना 1617 ईस्वी में हुई है, कोई 1800 में हुई है, तो उनको ईस्वी के क्रम से घटित घटनाओं के काल के क्रम में समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना ही इतिहास कहलाता है। इससे ज्यादा इतिहास कुछ भी नहीं है। जो घटना घटित हुई है उनको व्यवस्थित रूप में लिखना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। दोस्तों इतिहास का सामान्य परिचय में इतिहास शब्द की उत्पत्ति अपन ने देखी। अब देखिएगा मित्रों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बाद दो शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। एक शब्द होता है इतिहास और एक शब्द होता है अतीत। मित्रों एक शब्द होता है इतिहास और एक शब्द बताओ क्या होता है? अतीत होता है। दोनों में क्या अंतर होते हैं? दोनों ही बीते हुए काल है।
मैंने परिभाषा आपको बताई कि जो पहले की घटनाएं घटी हैं उनको क्रमबद्ध लिखना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन अतीत भी पहले की घटना है, इतिहास भी पहले की घटना है। क्या दोनों इतिहास और अतीत एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं? दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? अतीत का अर्थ होता है घटित वो घटनाएं जिनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो केवल सुनने में आती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, जिनका लिखित स्वरूप किसी भी स्थान पर उपलब्ध ना हो, उसे तो कहा जाता है अतीत। इसलिए मित्रों, अपने को अतीत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है उनको कहा जाता है अतीत। जबकि इतिहास का अर्थ होता है घटित वो घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, उनको क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। और जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, उसको अतीत कहा जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं घटित ऐसी घटनाएं जिनका लिखित प्रमाण उपलब्ध हो, जिनका लिखित साक्ष्य, जिनका लिखित बताओ क्या साक्ष्य उपलब्ध हो, उनको बताओ क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। और जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, ऐसी घटनाएं जिनका कोई लिखित साक्ष्य, जिनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उससे बताओ क्या कहा जाता है? अतीत कहा जाता है। मित्रों, दोनों परिभाषाएं आपको क्लियर होनी चाहिए, इतिहास और अतीत की, और आशा करता हूं दोनों आपको अच्छे से समझ में आई कि इतिहास क्या होता है, अतीत क्या होता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से हुई, और इस हिस्ट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। ठीक है गुरुजी, इतनी तक बातें हमें अच्छे से क्लियर है। आधी रात को उठा के पूछ लेना, आधी रात को पूछने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तब आपका गोला काला सही होना चाहिए, क्योंकि पूरा खेल किसका खेल है दोस्तों? गोले का खेल है। अगर OMR में गोला ढंग से काला कर दिया तो अपन इतिहास के विख्यात विशेषज्ञ बन गए, नहीं तो कितने भी बड़े विशेषज्ञ हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये तो साधारण बातें हैं, लेकिन जब भी इतिहास विषय की शुरुआत की जाए तो उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? अपन इतिहास का विषय पढ़ रहे हैं तो इतिहास की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? इतिहास का जन्म कहां से होता है? देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के इतिहास का जन्म, एक तरफ मैं लिखता हूं भारत का इतिहास मित्रों, और एक तरफ मैं लिखता हूं राजस्थान का इतिहास। एक तरफ मैंने क्या लिखा? भारत का इतिहास, और दूसरी तरफ दोस्तों मैंने लिखा राजस्थान का इतिहास। देखिएगा, भारत का इतिहास या जो कोई भी इतिहास हो, इतिहास अथवा भारत का इतिहास, इसका जन्म जो माना जाता मित्रों सभ्यता काल से माना जाता है। जन्म जो है वो बताओ कौन से काल से माना जाता है? सभ्यता काल से माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांस्टेबल 2012 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इतिहास का जन्म है ऑप्शन ए राजपूत काल के अलावा सभ्यता काल, गुप्त काल, मौर्य काल, जो भी है आपका जवाब क्या होगा? सभ्यता काल होगा। अब आप पूछेंगे ये सभ्यता काल क्या होता है? मित्रों, जो सभ्यताओं के जहां पर अवशेष मिलने प्रारंभ हुए अपने को, आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, जहां से सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होना शुरू हुए हैं, उसी समय से अपने को लिखित जानकारी मिलना प्रारंभ हो गई। क्योंकि बिना किसी अवशेष के कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा नहीं, और जब तक साक्ष्य लिखित ना होगा तब तक इतिहास नहीं होगा, तब तक वो अतीत होगा। और लिखित साक्ष्यों की शुरुआत बताओ कौन से काल से होती है? सभ्यता काल से होती है मित्रों। ठीक बात है।
लेकिन राजस्थान का इतिहास अपने को पढ़ना है, भारत के इतिहास से अपने को कोई लेना देना नहीं है। इस क्लास में यहां पर अपना विषय है राजस्थान का इतिहास। तो गुरुजी आप तो सीधे राजस्थान के इतिहास पर आइए, और राजस्थान का इतिहास कहां से शुरू माना जाता है। मित्रों, राजस्थान का इतिहास की जो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है वो मित्रों राजपूत काल से मानी जाती है। राजस्थान इतिहास की वास्तविक शुरुआत राजपूत काल से। आप कहेंगे गुरुजी भारत है तो ही राजस्थान है। जब भारत के इतिहास की शुरुआत सभ्यता काल से हो रही है तो राजस्थान के इतिहास की शुरुआत सभ्यता काल से क्यों नहीं। मित्रों, मानते हैं कि सभ्यता काल से शुरुआत हुई, लेकिन वास्तविक जो राजपूताना का इतिहास मिलता है उसकी वास्तविक शुरुआत राजपूत काल से होती है। और ये जो राजपूत काल है दोस्तों, ये राजपूत काल राजपूताना में कब माना जाता है? 7वीं सदी के मध्य से। बताओ कब माना जाता है? 7वीं सदी के मध्य से, यानी लगभग 7वीं सदी के आसपास राजस्थान का वास्तविक इतिहास शुरू होगा। आप फट से पूछेंगे गुरुजी कैसे? चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हो गई थी, गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हो गई। ये तो 6ठी सदी थी, आप 7वीं सदी कैसे बता रहे हैं? मित्रों, आपकी बात 100% ठीक है कि गोहिल वंश की स्थापना 6ठी सदी में हुई, चौहान वंश की स्थापना 6ठी सदी में हुई, लेकिन वो वंश जो थे उस समय इतने फले फूले नहीं थे कि कोई स्वर्णिम इतिहास लिखा जाए। राजपूताना का जो इतिहास वास्तविक रूप से शुरू होता है वो वास्तविक रूप से 7वीं सदी में शुरू होता है। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि राज्य का वास्तविक इतिहास कौन सी सदी से प्रारंभ हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? राजस्थान का वास्तविक इतिहास 7वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है, जबकि भारत का इतिहास सभ्यता काल से प्रारंभ माना जाता है। ये तो मित्रों अपनी जनरल सी बातें होती हैं कि राजपूताना का इतिहास कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, यहां तक की बातें सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। धीरे धीरे पंक्तिबद्ध बढ़ेंगे तभी इतिहास समझ में आएगा। दोस्तों, आप पहली ही क्लास में राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल टोड बनना चाहते हैं, वो बनना असंभव है। सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते रहें, जिस दिन इतिहास के सिलेबस पूरा होगा उस दिन मित्रों आप राजस्थान के इतिहास के कर्नल टोड बन जाएंगे, यह निश्चित है दोस्तों। इसलिए पहली क्लास में विद्वान जो है आप बन नहीं सकते। विद्वान बनने के लिए पूरा इतिहास को क्रमबद्ध ढंग से पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अब देखिएगा राजस्थान के इतिहास का जो जनक है, राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक अथवा पितामह एक ही बात है, जनक बोल दें चाहे पितामह बोल दें। बताइए राजस्थान इतिहास का जनक अथवा पितामह किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को। जनक अथवा पितामह का अर्थ क्या हुआ? यानी राजपूताना का जो इतिहास है उसको पहली बार साइंटिफिक ढंग से वैज्ञानिक तरीके से कर्मबद्ध करने वाला जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम बताओ दोस्तों कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड था। आप कहेंगे ये कौन है कर्नल जेम्स टोड? मित्रों, तो इस कर्नल जेम्स टोड के बारे में साधारण सी जानकारी अपने को होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी भी अपन देखेंगे, कर्नल टोड के ऊपर अलग से टिप्पणी डालेंगे, लेकिन अभी परिचय पढ़ रहे हैं तो मैं संक्षिप्त जानकारी आपको कर्नल टोड के बारे में देना चाहूंगा, और वो जानकारी आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, वो कौन सी जानकारी है? तो देखिएगा कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको 6 बातें आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। मित्रों, 6 वो बातें जो कर्नल टोड की आपको आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए, और वो बातें कौन कौन सी है देखिएगा। सबसे पहले टोड साहब का जन्म कहां पर हुआ? तो आप बताएंगे टोड साहब का जो जन्म होता है 20 मार्च 1782 इलंगिस्टिन प्रांत। बताओ कौन सी प्रांत है? इलंगिस्टिन प्रांत। और इलंगिस्टिन प्रांत बताओ मित्रों कहां पर है? इंग्लैंड में है। इलंगिस्टिन प्रांत बताओ कहां पर पड़ती है? इंग्लैंड में इनका जन्म होता है।
ठीक बात है, इनका जन्म हुआ। लेकिन अगला प्रश्न है, इनके माता पिता, इनकी शिक्षा, स्काउट लैंड, सब बातों पर अपन विस्तार से देखेंगे। अभी मैं साधारण बातें आपको केवल बता रहा हूं दोस्तों। कर्नल टोड का जन्म हुआ है 1782 में। पर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्नल टोड पहली बार भारत कब आए, तो आपका जवाब क्या होगा? 1798 ईस्वी में। 1798, 99 दोनों ही तारीखें मिलती है, लेकिन 1798 सबसे ज्यादा सटीक होगा। 1798, 99 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में बंगाल आए। भारत में बंगाल आए। मित्रों ठीक है, पहली जानकारी आपके सामने आई कि ये मात्र 16-17 वर्ष की आयु में ही दोस्तों EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य अधिकारी के रूप में इंडिया इनका आगमन हो जाता है। और भारत में पहली बार ये कौन से स्थान पर आते हैं? बंगाल में आते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर बंगाल में आए, भारत में आए, लेकिन अपने को तो राजस्थान का जीके पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। तो गुरुजी आप बताओ, राजस्थान में पहली बार कब आए और कब आए और साथ में कहां पर आए, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। मित्रों राजस्थान में सर्वप्रथम कर्नल टोड 1806 ईस्वी में मांडल भीलवाड़ा आए। बताओ कहां पर आए थे? मांडल। और मांडल बताओ कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। भारत में बंगाल आए, राजस्थान में मांडल आए। अगला बिंदु मित्रों ध्यान रखिएगा, 1813 ईस्वी में। अगला बिंदु 1813 ईस्वी में इनको अंग्रेज EIC द्वारा 1813 ईस्वी में कर्नल की उपाधि से सम्मानित। बताओ कर्नल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? कर्नल टोड को। इसीलिए तो नाम के आगे बताओ क्या लगता है? कर्नल टोड लगता है। इनका मूल नाम जेम्स टोड था, लेकिन 1813 ईस्वी में इनको उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? कर्नल की उपाधि दी गई। मित्रों ध्यान रखना, 1817-18 में ये राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में दूसरी बार आए। यहां पर अगला बिंदु 1817-1818 ईस्वी में राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति। राजपूताना में PA के रूप में आए। बताओ किसके रूप में? PA के रूप में। पॉलिटिकल एजेंट, हर रियासत पर अंग्रेजों का एक PA नियुक्त होता था, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होता था। मित्रों अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, 1722 ईस्वी में पुणे इंग्लैंड लौटे। बताओ पुणे कहां पर लौटे? इंग्लैंड लौटे, ये भी ध्यान रखें। और अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, 1722 की 1822 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1822 ईस्वी में। और अगला बिंदु मित्रों ध्यान रखें, 1835 ईस्वी में मृत्यु। 18 नवंबर 1835 ईस्वी को टोड साहब की बताओ क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह कुछ जानकारी दोस्तों कर्नल टोड के बारे में याद रखने। आप कहेंगे क्यों रखेंगे? अरे रखनी पड़ेगी। राजस्थान के इतिहास का जनक है, पितामह कहलाता है। और राजस्थान के इतिहास का जनक होने के कारण मित्रों ये तिथियां इसी कर्म में आपको याद होनी चाहिए। कोई सी भी तिथि सीधी परीक्षा में छप सकती है कि कर्नल टोड के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। पहली तिथि याद होनी चाहिए 1782। जन्म कहां पर? इलिंगिस्टन प्रांत, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। पहली बार भारत आगमन 1798-99 में। कहां पर आए? भारत में बंगाल आए।
राजपूताना यानी राजस्थान सबसे पहले कब आए? 1806 में आए। कहां आए? मांडल भीलवाड़ा में आए। कर्नल की उपाधि 1813 में। 1817-18 में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति। पॉलिटिकल एजेंट का अर्थ होता है ईआईसी जो थी, जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा प्रत्येक रियासत के ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति होती थी, जिसको पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में पीए भी कहा जा सकता है। 1822 में इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और स्वास्थ्य खराब होकर के वापस इंग्लैंड लौटने वाले होते हैं दोस्तों। और उस समय वापस इंग्लैंड लौटते समय इनका साथ में अपने एक शिलालेख ले जाते हैं। उस शिलालेख का नाम था मानमोरी शिलालेख। और ये मानमोरी शिलालेख समुद्र मार्ग से जा रहे थे, अपने साथ लेके जा रहे थे। नाव में भार अत्यधिक हो जाने के कारण इस मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंका और इंग्लैंड चले गए। और 1835 ईस्वी में मित्रों इनका देहांत हो जाता है। ये तिथियां आपको रटी हुई होनी चाहिए। सपने में भी सोए तो टोड से अगर ये 4 तिथियां पूछी जाए तो मित्रों आपको चारों तिथियां, जन्म, पहली बार, मृत्यु, उपाधि, वापस कब गए, ये सारी तिथियां मित्रों आपको पता होना चाहिए। ठीक है गुरुजी, आप चिंतित मत हो, हम ये सारी उपाधियां जो है, सारी की सारी उपाधियां बताओ हम क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अच्छी बात है, याद कर लेंगे। तो मैं इनको इधर साइड में कर देता हूं। अब देखिएगा कर्नल टोड साहब के बारे में और अपने को क्या जानकारी रखनी है दोस्तों। इस कर्नल टोड साहब के बारे में ध्यान रखना, कर्नल टोड को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। बताओ कर्नल टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। अब आप कहेंगे घोड़े वाला बाबा क्यों कहा जाता? घोड़े वाला बाबा दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजपूताना में घोड़े पर सवार होकर के इधर उधर भ्रमण करते थे, ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करते थे। और ये टोड साहब जिस भी गांव में जाते, महिलाएं वहां पर इनका तिलक लगा करके स्वागत करती और कहती कि बाबा आया है, घोड़े वाला बाबा आया है। क्योंकि घोड़े पर बैठकर, आपको पता है कि राजस्थानी भाषा में जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसके सापा या पगड़ी बंदी रहती है, तो राजस्थानी भाषा ही ऐसी है कि आओ बाबा, कहां जा रहे हो, कहां से आए हो। क्योंकि पगड़ी वाले व्यक्ति के लिए राजपूताना या राजस्थानी भाषा में शब्द ही कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? बाबा इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ घोड़े वाला बाबा कौन हो गया? कर्नल जेम्स से टोड हो गया दोस्तों। अब देखना मित्रों, कई नाम है बाबाओं के नाम से, कई व्यक्ति प्रसिद्ध है, वो अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से बाबा, जैसे जोहड़ वाला बाबा, रेल वाला बाबा, वाटर वाला बाबा, ऐसे कई बाबा है, शक्कर वाले बाबा। तो उन बाबाओं के नाम दोस्तों अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना किसका है? बाबाओं का है मित्रों। आपको पता होना चाहिए चारों तरफ जमाना बाबाओं का है, तो बाबा का नाम आपको पता होना चाहिए कि घोड़े वाला बाबा कौन हो गया? कर्नल टोड हो गया। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, घोड़े वाले बाबा के अलावा अगर आपसे पूछा जाए जोहड़ वाला बाबा, बताओ घोड़े वाले बाबा के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जोहड़ वाला बाबा कौन है, तो बताओ आप क्या बताएंगे? जोहड़ वाला बाबा मित्रों, जोहड़ वाला बाबा कहलाता है राजेंद्र सिंह। बताओ जोहड़ वाला बाबा किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह। अब आप कहेंगे ये जोहड़ क्या होता है गुरुजी? जोहड़ का अर्थ होता है दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है, उन शेखावाटी क्षेत्रों में जो प्राचीन कुएं होते थे, आपने देखा होगा पहले के कुएं, आजकल कुएं कम होते हैं, ट्यूबवेल ज्यादा होती है मित्रों, नलकूप ज्यादा होते हैं, लेकिन प्राचीन समय में जो खुले कुएं होते थे और जहां पर इंजन लगा करके पानी निकाला जाता था, उन कच्चे कुओं को दोस्तों शेखावाटी के क्षेत्र में या शेखावाटी की भाषा में क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। तो जोहड़ वाला बाबा, इसका अर्थ हो गया राजपूताना में पहली बार जोड़ का प्रचार प्रसार। कुएं खुदवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? राजेंद्र सिंह को जाता है। और इसी कारण कुओं में पानी आता, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। इसी कारण अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का वाटरमैन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का वाटरमैन भी किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक बात है, लेकिन अभी मित्रों पिछले वर्ष से
ग्रेड द्वितीय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी सेकेंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें यहां से प्रश्न पूछा गया, सेठानी का जोड़ कहां पर है। अलग अलग जोड़ है, प्रसिद्ध जोड़ है, जैसे राजेंद्र जी का जोड़ सीकर में है, गवाई जोड़ जो है वो सीकर में है, इसके अलावा लालवा जोड़ जो है कुचामन में है। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा था सेठानी का जोड़ कहां पर है, बड़ा विख्यात जोड़ है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा नोट लगा के आप लिख सकते हैं कि सेठानी का जो जोड़ है मित्रों, ये सेठानी का जोड़ बताओ कहां पर है। सेठानी का जोड़ पड़ता है चूरू में मित्रों। सेठानी का जोड़ बताओ कहां पर पड़ता है, चूरू में। गुरुजी आप ये क्या जोड़ वोड़ करने लगे, बीच में इतिहास पढ़ रहे हैं, जोड़ कहां से आए। मित्रों ध्यान रखना, इतिहास का मूल सिद्धांत होता है कनेक्टिविटी, कनेक्शन। अगर आपका कनेक्शन ठीक है तो इतिहास आपकी जेब में है। कनेक्शन आपको करना आना चाहिए, कनेक्शन कहीं और नहीं करना है, कनेक्शन इतिहास का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कनेक्शन अगर आपका ठीक हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका इतिहास का प्रश्न परीक्षा में गलत करवा दे। इसलिए कनेक्शन करने की आदत अभी से डाल लें मित्रों, क्योंकि यहां पर बाबा की बात आई तो सारे बाबा लिख डालो, जोड़ की बात आई तो जोड़ का क्या प्रश्न बन सकता है वो लिख डालो, सारे इतिहास क्या सारा जीके क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, अगला बिंदु राजस्थान में बताओ रेल वाला बाबा किसे कहते, रेत नहीं रेल वाला बाबा है मित्रों। बताइएगा राजस्थान में जो रेल वाला बाबा है वो रेल वाला बाबा किसको कहा जाता है। रेल वाला बाबा मित्रों कहलाता है किशन लाल सोनी, किशन लाल सोनी। अब आप कहेंगे ये रेल वाले बाबा का अर्थ क्या है मित्रों। रेल वाले बाबा का अर्थ है कि राजपूताना में जो ट्रेन या जो रेल लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, किशन लाल सोनी को जाता है, जिनकी जन्म स्थली बूंदी, कर्म स्थली सीकर माना जाता है मित्रों। एक और बाबा है नरहड़, अपने शक्कर वाले बाबा। अगले जो बाबा है दोस्तों उनका नाम बताओ कौन से बाबा हैं, शक्कर वाले बाबा। अब आप कहेंगे ये शक्कर वाले बाबा क्या होते हैं और शक्कर वाले बाबा कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शक्कर वाले जो बाबा है उनका नाम है नरहड़ पीर। बताओ शक्कर वाले जो बाबा है उनका नाम क्या है, नरहड़ पीर है। नरहड़ पीर की जो अपना स्थान है, मुख्य स्थान, वो चिड़ावा झुंझुनू में पड़ता है। और मित्रों चिड़ावा झुंझुनू में शक्कर वाला बाबा इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके प्रसाद के रूप में केवल और केवल क्या चढ़ती है, शक्कर चढ़ती है, चीनी चढ़ती है। इस कारण इनका इतिहासकारों ने नाम ही कर दिया शक्कर वाले बाबा, जिनका प्रमुख स्थान कहां पर है, चिड़ावा झुंझुनू, जहां पर जन्माष्टमी के दिन यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन यहां पर मेला यानी उर्स लगता है दोस्तों, यह भी अपने को ध्यान रखना है। और बात चिड़ावा की आ गई है तो दोस्तों चिड़ावा के पेड़े विश्व विख्यात है, विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। और अगर आपने चिड़ावा गए और लालचंद हलवाई के पेड़े अगर आपने खा लिए मित्रों तो खाते ही रह जाएंगे। ऐसे मनमोहक और ऐसे स्वादिष्ट जो पेड़े हैं वो चिड़ावा झुंझुनू के पेड़े हैं, शुद्ध दूध से निर्मित और सबसे प्रसिद्ध लालचंद हलवाई के पेड़े मित्रों बड़े विख्यात है जो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। यहां तक की जानकारी दोस्तों अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये तो सारे बाबा हैं और टोड साहब के बारे में कौन कौन सी तिथियां परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, यहां तक का घटनाक्रम, यहां तक की कहानी सभी साथियों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां से। अब बात कर्नल टोड साहब की आ ही गई है तो कर्नल टोड साहब से संबंधित कुछ बातें और कर लेते हैं जो इतिहास से ही संबंधित है। मित्रों सबसे पहले मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपको सारा परिचय करवा देना चाहता हूं। देखिएगा दोस्तों राजस्थान की आकृति कैसी है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि राजस्थान की आकृति कैसी है तो मित्रों आपका जवाब बताइए क्या होगा।
आपका जवाब होगा कि राजस्थान की जो आकृति है वो राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। आप कहेंगे गुरुजी ये बात तो आप कह रहे हो, आप पर तो हमें भरोसा ही नहीं है, आप तो लिखित साक्ष्य दें किसने कहा कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। हां साथियों, आपको मुझ पर भरोसा है, उत्कर्ष परिवार पर भरोसा है, लेकिन हर बात की प्रमाणिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। मित्रों, मैं पहली लाइन लिख रहा हूं टी.एच. हैंडले के अनुसार। मित्रों, एक विद्वान व्याख्याता टी.एच. हैंडले के अनुसार बताओ राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति पतंगाकार अथवा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। पतंगाकार अथवा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये है अपने राजस्थान की आकृति जो पतंगाकार। ये आपको पतंग दिख रही है, पतंग ऐसी होती है, नीचे पूंछ लगाना बाकी है, जो पूंछ अपने को अभी लगानी नहीं है मित्रों, बाकी पतंग इसी आकार की होती है। ठीक है, क्यों बता रहे हो? भूगोल थोड़ी पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं मित्रों, इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पूरा इतिहास इसी नक्शे से आपको पढ़ा दूंगा। पूरा इतिहास खोपड़े में बिठा दूंगा इसी नक्शे से। इसलिए इस नक्शे की शुरुआत कर रहा हूं तो इस नक्शे की भूमिका बता रहा हूं। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पूरा नक्शा, वैसा नक्शा भूगोल में है। जब तक आप इतिहास पढ़ रहे हैं तब आपके दिमाग में होना चाहिए कि राजस्थान कैसा है, पतंगाकार है। और पतंगाकार राजस्थान को बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? टी.एच. हैंडले। इसने कहा कि राजस्थान कैसा है, पतंगाकार। ठीक है, अब मित्रों देखिएगा, पतंगाकार बना दिया तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आज जिस प्रदेश में आप और हम बैठे हैं, जिस प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये राजस्थान पहले भी राजस्थान था या वर्तमान में जैसा है क्या वैसे पहला था क्या? नहीं था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान के कई प्राचीन नाम उल्लेख मिलते हैं मित्रों, ध्यान रखना। और उन प्राचीन नामों में सबसे पहले इसी राजस्थान का प्राचीन नाम मिलता था। उस प्राचीन नाम का नाम है मित्रों राजपूताना। बताओ, राजस्थान का एक प्राचीन नाम मिलता, उस राजस्थान के प्राचीन नाम क्या है? राजपूताना है दोस्तों। अब ये राजपूताना राजस्थान का प्राचीन नाम है। आप कहेंगे गुरुजी रायथन भी है, इसके अलावा भी कई नाम है मित्रों। बिल्कुल सही बात है आपकी, एक एक नाम के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले राजपूताना पर दो प्रमुख नाम मिलते हैं, राजपूताना और रायथन। वैसे महाभारत काल में मरुकांतर वगैरह वो अलग अलग क्षेत्रों के मिलते हैं, जैसे जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते, मत्स्य अलग कहते, लेकिन राजपूताना के लिए प्राचीन नाम मुख्यतः दो मिलते हैं, रजवाड़ा या रायथन और दूसरा राजपूताना। तो सबसे पहले राजस्थान का जो पुराना नाम है राजपूताना, इसका डीएनए टेस्ट करते हैं। आपसे पूछे कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग, कौन से शब्द का? राजपूताना शब्द का। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। बताओ किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। यानी जो जॉर्ज थॉमस है उसने सबसे पहले जो हमारा प्यारा सा राजस्थान है उसको क्या कहा था? राजपूताना कहा था। इस टोड ने इस राजस्थान को राजपूताना कहा। आप कहेंगे कि 1800 में कहा राजपूताना, तो 1800 से पहले क्या इसको किसी नाम से नहीं जानते थे क्या? दोस्तों जानते थे। आप बात को समझने का प्रयास करें। पहले पूरे क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटा था, अलग अलग जनपदों में था। कोई क्षेत्र जांगल कहलाता, कोई योद्धे कहलाता, कोई माठ कहलाता, कोई मत्स्य कहलाता, कोई सूरसेन कहलाता। यानी पूरे राजपूताना के लिए
पहली बार एक सम्मिलित शब्द राजपूताना आया था। पहले छोटी छोटी रियासतें थी, उनको अलग अलग कहा जाता था, और पूरी रियासतों के लिए एक शब्द जो पहली बार आया था उसका नाम था राजपूताना। और इस क्षेत्र को राजपूताना पहली बार किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। लेकिन फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015, उसमें यहां से प्रश्न पूछा गया कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप में प्रयोग किसने किया? अब ऑप्शन ए में जॉर्ज थॉमस विद्यार्थी लिख करके आ गए। ऑप्शन ए में परीक्षक ने जॉर्ज थॉमस लिखा और विद्यार्थी जॉर्ज थॉमस पर क्लिक करके आ गए और -1/3 हो गया। मित्रों, चारों ऑप्शन हमेशा ध्यान में होने चाहिए, चारों प्रश्न हमेशा ध्यान में होना चाहिए। पटवार की पिछली जो मुख्य परीक्षा थी उसमें प्रश्न आया था गज्जक के जमजमा धूड़धानी है। मित्रों, ऑप्शन ए में लिखा हुआ आ गया मिठाई का एक प्रकार। ऑप्शन बी में आ गया मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें। विद्यार्थी ऑप्शन बी पर पहुंचे ही नहीं, सर्दी का मौसम था, और ऑप्शन ए में मिल गया मिठाई का प्रकार, यानी आगे लिखा हुआ है गज्जक, और गज्जक दिखते ही विद्यार्थी मिठाई का प्रकार ठोक करके आ गए और -1/3 हो गया। मित्रों, अभी रीट एसएसटी की परीक्षा, जो पिछली रीट एसएसटी की परीक्षा हुई थी लेवल सेकेंड की, उस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया लप्पा लप्पी है, और ऑप्शन ए में मिल गया लापसी और बी में मिला गोटे का प्रकार। अब आगे कौन बढ़ेगा? गोटे का प्रकार तो ऑप्शन बी में है, लप्पा लप्पी लापसी। विद्यार्थियों ने सोचा रे लापसी में घी डाल रखा है और लापसी लपा लप हो रखी है। मित्रों, वो लापसी लपा लप गलत प्रश्न करवा गई थी। लप्पा लप्पी लापसी नहीं है, लप्पा लप्पी गोटे का एक प्रकार है। इसलिए चारों विकल्प आपको पढ़ने जरूरी है। राजपूताना शब्द का प्रयोग वो किस रूप में पूछ रहा है, ऐसा नहीं हो कि रटा हुआ हो जॉर्ज थॉमस। अरे जॉर्ज थॉमस ने केवल इसका प्रयोग मौखिक रूप में किया था। इस राजपूताना शब्द का जो लिखित प्रयोग होता है वो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा होता है। इस बात की जानकारी भी दोस्तों आपको होनी चाहिए। अगला बिंदु लिखेंगे, राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग, सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग, लिखित रूप से प्रयोग 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। विलियम फ्रैंकलिन द्वारा, विलियम फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। अब मित्रों, लिखित यानी पहली बार राजपूताना शब्द को लिखा किसने था? विलियम फ्रैंकलिन ने। आप कहेंगे कहां लिखा था? अपने मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेंजर पर लिखा था क्या? व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था क्या? फेसबुक पर पोस्ट डाली थी क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं किया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसी पुस्तक में सबसे पहले कौन सा शब्द उल्लेखित किया गया था? राजपूताना शब्द। तो यहां पर लिख सकते हैं ये शब्द कौन सी पुस्तक में उल्लेखित है? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। बताओ, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अपने विलियम्स फ्रैंकलिन ने। और विलियम्स फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक में क्या लिखा था? इस पुस्तक में सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा था? राजपूताना शब्द लिखा था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जबकि मौखिक रूप से इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। जबकि लिखित रूप से प्रयोग बताओ कौन सी ईस्वी में होता है? 1805 ईस्वी में।
बताओ दोस्तों, यहां तक कि राम कथा सबको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों ये बात तो हो गई अपने राजपूताना की। गुरुजी चिंता मत करो, आप तो हमें सब कुछ अच्छे तरीके से याद है। आप आधी रात को उठा के पूछ लेना, हम आधी रात को आपको ये बता देंगे। मित्रों, आधी रात को नहीं बताना है, परीक्षा में जाएं तब गोला ढंग से काला कर देना। ये बात तो हुई मित्रों अपने राजपूताना की। ठीक है, राजपूताना के बाद में अगला जो शब्द अस्तित्व में आता है उस शब्द का नाम है मित्रों रायथन। और रायथन के बाद में एक शब्द और आता है और उस शब्द का नाम है राजस्थान। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं रायतन शब्द। और रायतन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एक लाइन आपको पता होनी चाहिए मित्रों कि इस शब्द का प्रयोग, कौन से शब्द का? रायतन शब्द का। यहां पर लिख सकते हैं इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा, इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया गया, कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया गया। अब मित्रों कहां पर किया गया उसी का भी उल्लेख करते हैं। तो यह बात तो हो गई रायथन, यानी पहले रियासती काल में अलग अलग भागों में बंटा हुआ था। फिर शब्द आया राजपूताना। राजपूताना थॉम्स ने दिया मौखिक रूप में 1800 में, 1805 में लिखित रूप में दिया। उसके बाद अस्तित्व में आया रायथन। अब मित्रों रायथन के बाद ही अगला शब्द अस्तित्व में आता है और उस शब्द का नाम है मित्रों राजस्थान। अगला जो शब्द अस्तित्व में आ रहा है, बताओ उस शब्द का नाम क्या है? राजस्थान। और इस राजस्थान शब्द का प्रयोग बताओ कब वे किसने किया था? तो इस राजस्थान शब्द का प्रयोग भी दोस्तों कर्नल टोड ने किया था। यहां पर लिख सकते हैं मित्रों इसके बारे में कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से का? राजस्थान के बारे में। यहां पर लिखना है कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से शब्द का? राजस्थान शब्द का। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक का नाम था दोस्तों द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज, सॉरी पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्यूटी ऑफ राजस्थान में किया, राजस्थान में किया। इसी पुस्तक का दूसरा भाग, कौन सी पुस्तक का? एनाल्स एंड जो एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान है, ध्यान से देखिएगा। जो एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसी पुस्तक का दूसरा भाग, एक भाग तो यह हो गया एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का अन्य नाम या दूसरा भाग जो है यह कहलाता है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट। बताओ क्या कहलाता है? द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया। बताओ कौन सी पुस्तक का ही दूसरा भाग है? यह है द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का ही दूसरा नाम बताओ कौन सा है? द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। यहां तक कि राम कहानी बताओ दोस्तों सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सीधी सीधी बातें की जा रही है, सीधी सीधी बातों में 5 बातें
मित्रों, ये जो मैं सामान्य परिचय पढ़ा रहा हूं, यहां से आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लें, यहां से निश्चित रूप से इतिहास के परिचय से एक प्रश्न बनता है। अभी इतिहास का परिचय अपन काफी लंबे समय तक पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये परिचय अगर आपको ढंग से हो गया तो बाकी काम भी ढंग से हो जाता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राजपूताना के लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर परिचय ढंग का है तो बाकी आगे का मामला सब कुछ क्या होता है, अच्छा। और अगर परिचय ही ठीक नहीं हुआ तो फिर आगे बात बढ़ने वाली ही नहीं है, यानी आगे की राम कहानी समझ में आने वाली नहीं है। परिचय समझ में हो गया तो बाकी काम तो आप करने में एक्सपर्ट हैं। बाकी काम तो मैं आपको सारे के सारे काम जो है वो दिमाग में याद करवा दूंगा। यानी इतिहास की बात हो रही है, सारा इतिहास आपको परिचय के बाद याद हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, परिचय तो आप कहोगे तब आप कहेंगे, उसी तरीके से हम कर लेंगे। आगे की दिक्कत है, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मित्रों, इस पुस्तक के लेखक आपको पता है, कर्नल जेम्स टोड है। लेकिन यह पुस्तक मित्रों समर्पित किसको है? ध्यान रखना, यह पुस्तक मैं वापस लिख देता हूं, इधर 4 बातें, थोड़ा सा लिखने में कुछ जाएगा नहीं आपका, फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इस पर इससे कोई सा भी प्रश्न बने तो। मित्रों, एक तो इस पुस्तक का लेखक हो गया, एक इस पुस्तक का संपादक हो गया, एक ये पुस्तक समर्पित हो गई। ये 4 बातें आपको और इस पुस्तक के बारे में। सबसे पहली बात, लेखक आपको पता हो गया, कौन हो गया? कर्नल टोड। लेखक कर्नल जेम्स से टोड। दूसरी बात, ये पुस्तक लिखी कब गई? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पुस्तक 1829 ईस्वी में लिखी गई। 1829 ईस्वी में लिखी गई। तीसरा, ये पुस्तक समर्पित किसको है? मित्रों, ये पुस्तक समर्पित किसको है? ये पुस्तक समर्पित है कर्नल जेम्स टोड के गुरु, और इनके गुरु का नाम था दोस्तों यति ज्ञानचंद्र। बताओ, इनके गुरु का नाम क्या है? यति ज्ञानचंद्र। और ये जो यति ज्ञानचंद्र है, ये इनका गुरु है। समर्पित का अर्थ क्या होता? मित्रों, आपने बाजार से नई पुस्तकें तो खरीदी होंगी, और जब भी पुस्तक खरीद के पहला पृष्ठ खोलते हैं तो आप देखना कि ये पुस्तक मेरे पूज्य माताजी, पिताजी, गुरुजी एवं बड़े लोगों को समर्पित है। ये वो कई नाम आपने देखा होगा, ये पुस्तक मैंने मेरे माता पिता के आशीर्वाद से लिखती, मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं। तो ये पुस्तक जो है कर्नल टोड ने समर्पित किसको की? अपने गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। मित्रों, इस पुस्तक का संपादक का अर्थ होता जिसकी देख रेख में इस पुस्तक में जो अशुद्धियां त्रुटियां रह जाती है उनको दूर किया जाता है। इसका संपादक माना जाता है विलियम क्रूक को। मित्रों, इस पुस्तक का बताओ संपादक किसको माना जाता है? विलियम क्रूक। अब मित्रों, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि ये विलियम क्रूक कौन है? देखिए दोस्तों, कर्नल टोड की मृत्यु हुई थी 1835 ईस्वी में, जबकि विलियम क्रूक का जन्म हुआ था 1848 ईस्वी में। यानी टोड की मृत्यु के 13 साल बाद में क्रूक जन्मा था। फिर भी इस क्रूक को कर्नल टोड का शिष्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, इसको पुणे निरीक्षण करके इसमें से जो अशुद्धियां वगैरह थी उसको दूर करवाया गया। इसलिए ध्यान रखना, इस पुस्तक का संपादक विलियम क्रूक है, और विलियम क्रूक कर्नल टोड के शिष्य भी माने जाते हैं। आपको मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि शिष्य कैसे हो गया, टोड के जन्म के बाद तो इनकी मृत्यु हुई। मानने जाते हैं, जिस प्रकार आप गणित में मानते हो कि माना कि x है, उसी प्रकार आपको मानना है कि कर्नल टोड का शिष्य भी विलियम क्रूक है, और विलियम क्रूक ने इस पुस्तक का संपादन किया था। गुरु है यति ज्ञानचंद्र। पुस्तक लिखी थी कर्नल टोड ने 1829 ईस्वी में। यहां तक की कथा दोस्तों आप सबको अच्छे से समझ आनी चाहिए।
ये बातें हुई मित्रों अपने राजस्थान के सामान्य परिचय और कर्नल जेम्स टॉड साहब के सामान्य परिचय के बारे में। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मित्रों फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार अपना काम क्या है, आगे बढ़ते रहना है। और मित्रों आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा राजपूताना की जो आकृति है वो राजपूताना की आकृति बताओ फिर से कौन सी है, पतंगाकार है। ये रही राजस्थान। अब अपना राजस्थान बन गया। मित्रों इस राजस्थान में अपने को ध्यान में रखना है कि राजस्थान का अपन इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास किसका पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे रियासतों का। मित्रों राजस्थान में कुल रियासतें कितनी है तो अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान में कुल रियासतें 19। बताओ कुल रियासतें कितनी, 19। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि गुरुजी अकबर के काल में 15 थी, फिर 16 हो गई, कभी 17 थी। यह संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का उस समय जो रियासतों की संख्या थी 19। अधिकांश मेरे प्यारे जो विद्यार्थी है, जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, वो पूछेंगे गुरुजी रियासत भी बता दो क्या होती है। अरे दोस्तों रियासत का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहां का मालिक राजा हो, जहां का मुखिया राजा हो। आप सरल सी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि राजस्थान में कुल राजा कितने थे, 19 राजा थे। यानी जिस क्षेत्र का मुखिया राजा हो सरल भाषा में उसे रियासत कहते, और कुल रियासतें 19 थी। ये 19 रियासतें कौन कौन सी है इनके ऊपर भी अपन जिक्र करेंगे, एक एक रियासत को लिखेंगे। मित्रों देखना मैं यहां पर लिख ही देता हूं कि 19 रियासतें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 पर आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 की रियासत अपनी बताओ कौन सी थी, मेवाड़ रियासत थी। नंबर 1 की रियासत कौन सी थी, मेवाड़। मेवाड़ के बाद में मित्रों मेवाड़ में बताओ वंश कौन सा शासन करता था, मेवाड़ में गुइल वंश ने अपना शासन किया। और मेवाड़ वाले शासक जो है अपने नाम के आगे राणा या रावल लगाते। बताओ राणा अथवा क्या लगाते, रावल लगाते। मेवाड़ के जो शासक थे अपने नाम के आगे क्या लगाते, राणा अथवा रावल लगाते। दोस्तों मेवाड़ में राणा रावल लगाते। मेवाड़ मित्रों ध्यान रखना राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, और इसका ही दूसरा नाम उदयपुर भी अपन कह सकते हैं। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत बताओ, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत अगर आपसे पूछी जाए तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत बताओ कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ हो जाएगी। और मेवाड़ का अर्थ ही बताओ क्या होता है, उदयपुर होता है। दोस्तों ठीक बात है गुरुजी। मेवाड़ के बाद आप आगे बढ़ो। मित्रों ध्यान रखना नंबर 2 पर, नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा। नंबर 2 पर बताओ क्या हो जाएगी, बांसवाड़ा। नंबर 3 पर प्रतापगढ़, नंबर 3 पर प्रतापगढ़। नंबर 4 पर दोस्तों ध्यान रखिएगा डूंगरपुर। नंबर 4 पर जो रियासत है उस रियासत का नाम बताओ क्या है, डूंगरपुर। और इन तीनों रियासतों के जो राजा थे अपने नाम के आगे बताओ क्या लगाते थे, महारावल लगाते थे। और गरीब परीक्षा बीएसटीसी में यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी रियासतों के राजा महारावल शब्द से संबोधित किए जाते, तो 3 रियासतें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है मित्रों 4 हो गई। मित्रों इसके बाद नंबर 5 की बात करूं मैं। नंबर 5 पर आपको ध्यान रखना करौली और जैसलमेर, करौली और जैसलमेर। नंबर 5 करौली। नंबर 6 की जो रियासत है दोस्तों उस रियासत का नाम बताओ क्या है, जैसलमेर रियासत है। और यहां पर मित्रों राजवंश जिसने शासन किया था उस राजवंश का नाम बताओ कौन सा राजवंश है, यादव राजवंश है। और ये करौली वाले अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे। आप कहेंगे जैसलमेर में तो भाटी था, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहां पर जो प्रारंभिक शासन था वो कौन से वंश के द्वारा किया गया था, यादव राजवंश के द्वारा। तो 5 और 6 हो गई अपनी यादव राजवंश। नंबर 7 पर मित्रों ध्यान रखिए रियासत का नाम था अलवर। बताओ नंबर 7 पर जो रियासत है उसका नाम था अलवर। और अलवर में जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम बताओ क्या था, नरुका था। नंबर 8 पर मित्रों ध्यान रखना आमेर। बताओ नंबर 8 पर कौन सी रियासत थी,
आमेर, और आमेर में जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम था कछावा। मित्रों इसी आमेर को ही अपन कह सकते हैं जयपुर। बताओ इसी आमेर को अपन क्या कह सकते हैं? जयपुर कह सकते हैं। और ध्यान रखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। बताओ किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी जो रियासत है वो सबसे बड़ी रियासत बताओ कौन सी हो जाएगी? आमेर अथवा जयपुर हो जाएगी। मित्रों नंबर 9 पर ध्यान रखिएगा, भरतपुर धौलपुर। नंबर 9 पर भरतपुर, नंबर 10 पर बताओ कौन सी रह गई? धौलपुर। नंबर 10 पर रह गई धौलपुर। दोस्तों ध्यान रखिएगा भरतपुर और धौलपुर में कौन से वंश ने शासन किया था? जाट राजवंश ने। प्रत्येक, ये कभी कभार बेसिक प्रश्न आ जाते हैं लेकिन अपन इतिहास शुरू कर रहे हैं तो अपने को पता होना चाहिए। नंबर 11 पर मित्रों थी सिरोही रियासत। और ये जो सिरोही रियासत है यहां पर मित्रों जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम था देवड़ा वंश। नंबर 12 मित्रों रियासत का नाम है शाहपुरा। और ये जो शाहपुरा रियासत है इसके बारे में ध्यान रखना, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत। यानी राजपूताना की जितनी भी रियासतें हैं उनमें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटी रियासत है वो बताओ सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। मित्रों ध्यान रखिएगा। तो ये कितनी रियासतें हो गई? अपनी 12 रियासतें हो गई। बताओ कितनी रियासतें हो गई? ये अपनी हो गई 12 रियासतें। और इन 12 रियासतों को इधर लिखते हैं। अब नंबर 13 की रियासत पर आते हैं। नंबर 13 की रियासत अपनी कौन सी है? तो दोस्तों नंबर 13 पर ध्यान रखें, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12। ये कितनी रियासतें हो गई? 4। कोटा 14 नंबर पर बूंदी, 15 नंबर पर झालावाड़ और 16 नंबर पर बताओ कौन सी आ गई? 12। 16 नंबर पर 12। ये जो है मित्रों यहां पर हाड़ा वंश का शासन। बताओ कौन से वंश का शासन था? हाड़ा वंश का शासन था। ये हो गई अपनी बताओ 15 और 16 मित्रों 17 नंबर। बताओ कितने नंबर है? 17 नंबर की जो रियासत है वो बताओ कौन सी हो जाएगी? जोधपुर। और इसी जोधपुर को बताओ क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत, बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। नंबर 18 पर मित्रों बीकानेर और नंबर 19 पर बताओ कौन सी रह गई? किशनगढ़। नंबर 19 पर दोस्तों बताओ कौन सा गढ़ हो गया? किशनगढ़। और इन तीनों की तीनों रियासतों में जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम बताओ कौन सा था? राठौड़ राजवंश। इन तीनों स्थानों पर राठौड़ राजवंश से, और ये अपने नाम के आगे बताओ क्या लगाते थे? राव शब्द लगाते थे। ये टोटल 19 रियासतें हैं मित्रों। यहां पर झालावाड़ के बारे में दोस्तों ध्यान रखना, ये झालावाड़ जो है ये राजस्थान की नवीनतम रियासत। बताओ राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी मानी जाती है? राजस्थान की नवीनतम रियासत मित्रों मानी जाती है झालावाड़। ये तो हो गई अपनी 19 रियासतें मित्रों। तो ये 19 रियासतें दोस्तों, और प्रत्येक रियासत में कौन सा वंश था ये अपने को साधारण जानकारी इतिहास पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो इतिहास पढ़ेंगे। कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा एक रियासत जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक रियासत जो है मित्रों ध्यान रखिएगा, एक रियासत टोंक थी। ध्यान रखिएगा झालावाड़ के स्थान पर दोस्तों ध्यान रखिएगा एक जो रियासत थी वो रियासत बताओ कौन सी थी? टोंक थी।
मित्रों ये टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। बताओ एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो एकमात्र मुस्लिम रियासत बताओ कौन सी थी? टोंक थी। यह भी अपने को मित्रों ध्यान में रखना है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत बताओ कौन सी थी? टोंक। ये टोटल 19 रियासतें थी मित्रों। तो देखिएगा 19 रियासतों के बारे में अपन ने चर्चा की, कौन कौन सी है। नंबर 1 मेवाड़, नंबर 2 बांसवाड़ा, 3 प्रतापगढ़, 4 बताओ कौन सी? डूंगरपुर, 5 नंबर करौली, 6 नंबर जैसलमेर, 7 नंबर अलवर, 8 नंबर आमेर अथवा जयपुर। मित्रों 9 नंबर भरतपुर, 10 नंबर बताओ कौन सी? धौलपुर, 11 नंबर सिरोही। 11 नंबर बताओ कौन सी रियासत थी? सिरोही। 12 नंबर शाहपुरा रियासत, 13 नंबर कोटा, 14 नंबर बताओ कौन सी है? 14 नंबर बूंदी, 15 नंबर कौन सी है? झालावाड़, और 16 नंबर जो है टोंक। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा 17 जोधपुर, 18 बीकानेर और 19 नंबर कौन सी रियासत है? किशनगढ़। ये प्रत्येक रियासत का प्रत्येक रियासत के बारे में यहां तक की जानकारी। आगे और कौन सी रियासतें हैं, कौन से ठिकाने हैं, कौन से चीफ कमिश्नर है, उनके बारे में भी मित्रों अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इतिहास शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, अतीत क्या होता है, राजपूताना नाम किसने दिया, रायथन नाम किसने दिया, दोस्तों यहां तक की राम कथा अपने को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।